स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, सख्ती जरूर करेंगे। और हमने जो सख्तियां की है वो भी लॉकडाउन जैसी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। डॉक्टर रघु शर्मा बोले, देश में वैक्सीन की कमी, विदेश को नहीं, अपने नागरिकों को मिले पहले वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन के व्यापार का आरोप लगाया। ऐसे में मोदी जी मौनी बाबा हो गए। वैक्सीन की जब भी बात करते हैं, मांग करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। प्रदेश में टीकाकरण 1 करोड़ के पार, देश का दूसरा राज्य बना राजस्थान। वैक्सीन की डोज कम मिलने के कारण वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ धीमी हुई। वैक्सीन की सप्लाई न होने के कारण कई जिलों में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित। प्रदेश को मिले वैक्सीन के 4 लाख डोज, लेकिन 1 दिन का ही होगा काम। राजस्थान में वैक्सीन के 4 लाख डोज पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बहुत नाकाफी है, क्योंकि राजस्थान में आम दिनों में 4 से 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होता है। प्रदेश में लोगों को रोजाना 5,18,000 वैक्सीन लग रही है। सावधानी या सख्ती? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। वही अप्रैल का महीना है, वही कोरोना का डर है, और हैरानी की बात यह है कि कोरोना से तारुफ होने के साल भर बाद भी वही लापरवाहियां हैं। पिछले साल तो कम से कम कुछ कोरोना के डर से और कुछ पुलिस की लाठी के डर से हमने सावधानियां बरती थीं, लेकिन इस बार की हमारी लापरवाही कोरोना के लिए खुली दावत का काम कर रही है। हालांकि कुछ फर्क भी हैं। पहला फर्क तो यही है कि पिछले साल हमारे पास कोरोना से लड़ने का हथियार था, बचने का हथियार नहीं था। इस 1 साल में हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाकर हम सबकी सुरक्षा के दरवाजे खोले हैं, और विश्व बिरादरी में हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों ने हमारी नाक ऊंची की है। दूसरा फर्क यह है कि हम इस वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इलाज के तौर तरीके पकड़ लिए गए हैं। डर से होने वाली मौतें नहीं के बराबर हो रही हैं, लेकिन अगर हम नहीं सुधरे और सरकार को सख्ती करनी पड़ी तो इसका दोषी कौन होगा? अगर सख्तियों के चलते हमारा दैनिक जीवन प्रभावित हुआ, उद्योग व्यापार प्रभावित हुए, जिंदगी की रफ्तार फिर से थोड़ी कम हुई, तो इसका दोष हम किसके मत्थे मढ़ने जाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो आज हम इस दौर की इस सबसे बड़ी चिंता पर बात करेंगे, इन सवालों के जरिए कि सुधरेंगे नहीं तो क्या सख्ती से ही मानेंगे हम? कोरोना का इलाज आ गया, अपनी लापरवाही का इलाज कहां से लेने जाएं? और वैक्सीन को लेकर जो गफलत चल रही है उनको दूर करना क्या इतना मुश्किल है? धीरेन्द्र सिंह राघव है हमारे साथ, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। पुनीत कर्नावट साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। और डॉक्टर M.K. गुप्ता, जाने माने आप एलर्जी और अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राजस्थान आज बधाई का पात्र है, क्योंकि आज राजस्थान ने 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके लिए सभी को बधाई। खासतौर पर स्वर्णिम जी आपको इसलिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पुनीत कर्नावट साहब, आप इस बधाई के क्रम में शामिल होना चाहेंगे कि नहीं? राजस्थान को तीसरे नंबर पर सर्वाधिक कोरोना डोज मोदी सरकार ने उपलब्ध कराई है। महाराष्ट्र नंबर 1 है और तीसरे नंबर पर राजस्थान को यह डोज दी गई है। किसी भी तरीके का कोई भेदभाव डोज देते हुए, वैक्सीनेशन की खेप देते हुए मोदी सरकार नहीं कर रही, इसलिए ये सबके लिए इस बात संतोष की बात है। मैं इसमें बधाई और आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा। आरोप प्रत्यारोप का काम रघु शर्मा को करने दीजिए। रघु शर्मा जी हमेशा अपने ओछे और हल्के बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। जिस राजस्थान को 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने मुहैया कराया, उनका धन्यवाद करने के बजाय आज वो जिस प्रकार की हल्की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे थे और कोरोना की वैक्सीन के व्यापार की बातें कर रहे थे, वो शर्मनाक है। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। 1.5 लाख डोज यहाँ पर व्यर्थ हो गई, खराब हो गई।
एक एक डोज एक एक जीवन बचाने वाली है, उसके बारे में उन्होंने कभी शर्म नहीं आई उनको। ये नाथी का बाड़ा है कि पोपाबाई का राज है, इन सबको जनता देखेगी। हम इस कोरोना काल के अंदर राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है और राजस्थान सरकार जो भी सहयोग हमसे चाहती है उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नगर निगम का डेप्यूटी मेयर हूँ, भारतीय जनता पार्टी से आता हूँ, पर हमने 500 से ज़्यादा कैंप जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम के साथ लगाने का निश्चय किया है। आज हम 47 कैंप लगा चुके हैं और 78 कैंप हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं। काय के कैंप लगा रहे हैं पुनीत जी? कोरोना वैक्सीन के। ठीक है, जो कोरोना वैक्सीन के अब कैंप आपने हैं, जो राजनीतिक बातें की उसका जवाब तो आपके बगल में आपके राजनीतिक मित्र बैठे हैं, ये देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वैक्सीन खत्म हो गई है और वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में हुई ना ये बात, तो इसकी शिकायत नहीं करें। रघु शर्मा हो या कोई भी हो, इसकी शिकायत नहीं करें। कोरोना वैक्सीन की डोज की कमी हुई है, ये जग जाहिर बात है। लेकिन जग जाहिर बात क्यों है कोरोना वैक्सीन को? कोरोना आज हम सबसे तेज 10 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले विश्व के प्रथम राष्ट्र बने हैं, जिनमें से 1 करोड़ राजस्थान ने लगाई है। जिसमें राजस्थान ने लगाई है 1 करोड़। 1 करोड़ इसलिए लगाई है कि उस 10 करोड़ में से 1 करोड़ की सप्लाई राजस्थान को मिली है। अच्छा। तो राजस्थान की सरकार को धन्यवाद करना चाहिए था। धन्यवाद करने के बाद अरे भाई आपके स्वर्णिम जी देंगे इसका जवाब। लेकिन मुझे बताइए पुनीत जी, आप राजस्थान के ऊपर करेंगे, सर्वाधिक राजस्थान को दी, राजस्थान पे आपने एहसान किया तो क्या दूसरे राज्यों का हक मार करके किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं आपको। तो फिर राजस्थान के ऊपर अलग से एहसान किस बात का है? आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं दें। मैं ये नहीं कह रहा किसी का हक मारा गया है। हाँ। जहां जिसको जितनी आवश्यकता थी हाँ। उसके हिसाब से दिया गया। महाराष्ट्र को नंबर 1 दिया गया। स्वर्णिम चतुर्वेदी, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं है सरकार के अंदर। हाँ, ठीक। इसलिए ये आरोप बेमानी हो जाते हैं कि हमें कम दी गई या हमें ज्यादा दी गई। स्वर्णिम चतुर्वेदी बोलिए। देखिए जेपी जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता पुनीत कर्नावट जी बता रहे हैं, इन्हें शायद ये भान नहीं है कि 2 अक्टूबर के जो आंकड़े सरकार ने जारी किए उसमें 7 करोड़ वैक्सीन तो हिंदुस्तान में इन्होंने रिलीज की थी, लेकिन 6.5 करोड़ वैक्सीन जो थी वो विदेशों में भी भेजी गई। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश में चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजस्थान में जिस क्षमता से हम लगा सकते हैं, राजस्थान संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस क्षमता से जिस क्षमता से हम लगाते आए वो क्षमता के अनुरूप हमें आज संख्या नहीं मिल रही है वैक्सीन की। ये शिकायत करना लाजमी है, क्योंकि वैक्सीन जो है ये राष्ट्रीय धरोहर है, ये सरकार की नहीं है, किसी पार्टी की बपौती नहीं है, तो ये जनता की जो रिक्विजिट आपको जो मांग है, जितनी हम लगा रहे हैं उतनी आप दीजिए। इसको लगाने का श्रेय लेने का भी कोई मतलब नहीं। देखिए, लगाने का श्रेय देने का श्रेय नहीं देना चाहते हैं हम तो श्रेय, और हम कोई शिकायत नहीं कर रहे जेपी जी। हम ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लगा रहे हैं, हमने लगाई जितनी 5 लाख अगर वैक्सीनेशन हम रोज कर रहे थे, और आज अगर हमारे पास खत्म हो जाए तो मांगेंगे किससे? क्योंकि कंट्रोल तो केंद्र सरकार का है, हम केंद्र सरकार से ही मांगेंगे। आज अगर केंद्र सरकार पाकिस्तान समेत अन्य देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाती है या इसको जो है निर्यात किया जा रहा है, तो इसके लिए हम निवेदन तो कर ही सकते हैं ना केंद्र सरकार से, मांग तो कर ही सकते हैं कि नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर आइए, देश को पहले देखिए। और यदि हमारे यहाँ पे कमी पड़ रही है, क्योंकि हम फर्स्ट डोज, आज जिनके सेकेंड डोज लगने थे उनके लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, फर्स्ट डोज कैसे लगाएंगे? और फिर अगर ऐसी कमी रहेगी और अगर वैक्सीन की कमी रहेगी तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? हमारे पास आज इसके अलावा और कोई लड़ाई का साधन नहीं है, इसको मिटाने के लिए कोई और साधन नहीं है। तो उपलब्ध होना चाहिए हमें। हम जो मांग करते हैं जितनी मिल रही थी उसमें कमी क्यों आ रही है, ये एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब हम मांगते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है। पुनीत जी, इसमें ये सवाल कहाँ जाकर नाजायज ठहरता है, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक लड़ाई की बात छोड़ दीजिए। अगर ये कहा, एक मिनट सुनिए, अगर ये कहा जा रहा है कि साहब वैक्सीन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, जो आई थी वो देखिए रिकॉर्ड है, ये लग गई। 10% की आपने सीमा दी है कि 10% से ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, हमारी 5% खराब हुई है। तथ्य हैं, आंकड़े हैं, सारे कागजों के ऊपर हैं। तो या तो ये स्पष्ट किया जाए कि हमारा जो उत्पादन है उसमें और अभी खपत के बीच में फ़र्क है, उसके बीच में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर ये मान लिया जाए, जहाँ जाकर राजनीतिक लड़ाई ठहर जाती है कि सब देंगे, अभी देखिए आपका नंबर कब आता है, जहाँ से फिर आपके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैंने इसलिए कहा कि जो आपने इंट्रो में बताया और जो रघु शर्मा जी बोल रहे थे, मैंने उसका जवाब दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश के सामने सबसे बड़ा संकट कोरोना है। इसमें सारी राजनीतिक बातों को एक तरफ रखकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने हमेशा
कोरोना में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी राज्य सरकार के साथ नहीं किया। उसका प्रमाण है महाराष्ट्र को नंबर 1 मिलना, राजस्थान को नंबर 3 के लेवल पर डोज मिलना। और जब जयपुर के कलेक्टर ने ये कहा कि 15,000 से ज़्यादा हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तब हमने नगर निगम के पार्षदों ने, जिसमें कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हैं, उन सब ने मिलकर मोटिवेट करना शुरू किया और आज हम 64,000 वैक्सीनेशन हमने एक दिन के अंदर जयपुर में किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो विषय है, ये विषय राजनीति से परे होना चाहिए। और जहां तक बात है कि वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट किया गया है, तो मैं स्वर्णिम भाई को बताना चाहूंगा कि इसका रॉ मटेरियल हमें बाहर से मिल रहा है। एक बहुत बड़ा जो सीरम का रॉ मटेरियल है वो बाहर से मिल रहा है, उसमें उनको प्रोडक्शन बनाकर उनके यहाँ की आपूर्ति करना भी उसकी जिम्मेदारी है। ये चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए ना, ये चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। इसको सार्वजनिक केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है। जेपी शर्मा साहब, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, उसमें बिल्कुल क्लियर कट है हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। 7.5-8 करोड़ वैक्सीनेशन पर मंथ हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी पहुंच गई है, जिसको हम बढ़ाकर अगले 3 महीने के अंदर 13-14 करोड़ तक ले जाने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के माध्यम से जो कंपनियों को उपलब्ध कराना था वो उपलब्ध कराया गया। जो फाइनेंशियल एड उनको उपलब्ध करानी थी वो फाइनेंशियल एड उपलब्ध कराई गई है। 5 और वैक्सीन है जो अपने ट्रायल के एडवांस चरणों में है, उनको भी सरकार सहयोग कर रही है। इन सबके मिलकर हम कोरोना से एक असरदार हथियार के साथ लड़ने के लिए मैदान में है। उसमें सबको अपने अपने राजनीतिक बातों को एक तरफ रखकर और कोरोना को हराने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर एम के गुप्ता, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? राजनीतिक विषय अलग है, मैं आपसे विषय विशेषज्ञ के तौर पर सवाल कर रहा हूँ। वैक्सीन जब आई और ये तय हुआ कि साहब वैक्सीन बन गई है, तभी बातें खिल गई थी हिंदुस्तान में सब लोगों की। हैरानी की बात ये कि शुरू में तो लोगों ने ही अनमनापन दिखाया, वैक्सीन को लेकर के उतना उत्साह दिखाई नहीं दिया। अब संभवतः जब दूसरी लहर आ रही है और बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तब लोग वैक्सीन की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ शंकाओं के साथ। जैसे कि साहब को वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है, डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है, वैक्सीन लगवाने से बुखार आ रहा है, वैक्सीन लगवाने से बुजुर्ग आदमियों को किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे? बहुत संक्षेप में आप क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आपके पास बाद में वापस आऊंगा। जी जेपी जी, सही बात है कि जब कोरोना वैक्सीन बन रहा था तब सबको उत्साह था कि कब आएगा और कब हम इस चीज से मुक्ति पाएंगे। लेकिन जैसे कोरोना का वैक्सीन आया तो लोगों में उत्साह देखा नहीं गया। तो शुरू में ध्यान हो तो एक स्टेज वाइज लिया गया। सबसे पहले 65 प्लस को लिया गया या 45 प्लस जिनको कोमोर्बिडिटी डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है उनको लगाया गया। लेकिन इतना ज्यादा लोगों में क्रेज नहीं था उसको लगाने के। उसके 2-3 कारण थे उस समय। एक तो वायरस जो कोरोना था उसका इतना प्रभाव वो नहीं था, फैल नहीं रहा था, लोगों को लग रहा था कि ये तो वैसे ही चला गया, अब क्या जरूरत है। दूसरा, इसको साइड इफेक्ट को लेकर लोगों में शंका थी कि जो कई बार कोविशील्ड के बारे में कहा गया था कि ये रक्त का थक्का बना देता है और पैरालाइसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1-2 केस कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वैक्सीन लगाया और उसके बाद में 1-2 को पैरालाइसिस हो गया, डेथ हो गई, जो कि नेचुरल होता है, वो एक नॉर्मल आदमी भी हो सकता है जी। लेकिन वैक्सीन से इस तरह की कोई संभावना या ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, उसका बेनिफिट ज्यादा है। 1-2 केस अपन मानते हैं ऐसा हो जाता है तो उसके लेके अपन उसको दूरी न बनाए ना उसमें कोई गलत भ्रांति ना पाले। वैक्सीन अपने आप में एक सुरक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद आप 100% प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को। ये एक आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का है, आपकी एंटीबॉडी को बनाने का उसके अगेंस्ट में। लेकिन आप अगर अपनी जो नेचुरल चीजें हैं, जो मेन इसकी संभावना है उसको नहीं रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांस फिर भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई आपके अंदर पूरा तरह से उस मूल जो सावधानी है वो तो लगातार बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको मास्क लेकिन हैरानी की बात यह है डॉक्टर एम के गुप्ता, आपका अनुभव तो और नजदीक से आप तो 2 लोगों को देख रहे हैं। मौत के मुंह पर आदमी खड़ा है लेकिन बेपरवाह है। सुधरेगा नहीं तो सख्ती करेंगे, लॉकडाउन तो नहीं करेंगे लेकिन सख्ती करेंगे। वो सख्तियां क्या हो सकती है स्वर्णिम जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं धीरेन्द्र सिंह राघव के पास जा रहा हूं। देखिए जेपी जी, सख्ती बरतना सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। पहले 2 जगह जिम्मेदारी दी गई थी, नगर निगम क्षेत्र और एक कलेक्टर्स के अधीन जो पुलिस है इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो पालना है गाइडलाइंस की वो कराई जाए। आज मैं आ रहा था, आज 6 बजे बाद से ही पुलिस सड़कों पे थी और 7 बजे करीब जो है मार्केट बंद कराने का कार्य किया गया और ये लगातार जारी है। और अभी आज देखें पूरा जो है बैरिकेड्स लगा करके ट्रैफिक की जांच की जा रही है और पूरे दिन भर ये कार्यक्रम चलो और ये लगातार चलेगा। और इसके अलावा चूंकि देखिए आज हम ये मान रहे थे कि अब 1 साल के अंदर अंदर लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए क्या
इसके उपाय हैं बचने के। लेकिन अब जो चल रहा है और जिस प्रकार से ये लापरवाही बरती गई, उसके बाद सरकार का सख्त होना आवश्यक था। सरकार ने पूरे प्रदेश में सख्त कदम उठाए हैं और इसके लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी पालना कराना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को और पुलिस अधीक्षकों को दी गई है। ठीक है, और ये संकेत मिल रहे हैं धीरेन्द्र सिंह राघव की सख्ती करनी पड़ेगी और सख्ती करनी पड़ेगी। इस संभावित सख्ती को उद्योग जगत कैसे देखता है? देखिए, मैं राजस्थान के सबसे बड़े व्यापारिक फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसके नाते मैं सबसे पहले तो भारत सरकार को ये बधाई देता हूं कि आज तक के इतिहास में कोई बीमारी आई और वो इतनी जल्दी वैक्सीन बनाई गई, उसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। साथ ही राजस्थान सरकार जिस तेजी से अभियान चला के वैक्सीन लगा रही है, उनको भी मैं साथ साथ बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आज जो रघु शर्मा जी का बयान था या मुख्यमंत्री जी का बयान था, सख्ती की जाएगी, जेपी शर्मा जी देखिए, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई मरता है तो वो मरता है व्यापारी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी लाइबिलिटी जुड़ी होती है, बहुत सारे बैंक के कर्जे जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई होती है। ना तो सम्मानीय हमारे जो भी नेता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, ना इनको फर्क पड़ता है, जनता सीधी अपनी गाँव चली जाएगी। लाइबिलिटीज किस पे है? व्यापारी पे। मरेगा कौन? व्यापारी। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, हमारे फेडरेशन की तरफ से, दोनों सरकारों से, राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि सख्ती नहीं करके कोई अवेयरनेस कैंप चलाए जाएं और जनता को और व्यापार को और बाजार को अवेयरनेस कैंपों के माध्यम से समझाया जाए कि भैया मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, जैसा वो चल रहा था। लेकिन व्यापार बंद करना या सख्ती करना या रेस्टोरेंट बंद कराना या प्रतिष्ठान बंद कराना या फैक्ट्रियां बंद कराना उपाय नहीं है। उससे देश स्वास्थ्य से तो बच जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के तौर पे देश टूट चुका है और फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरा यही निवेदन है दोनों सरकारों से, सख्ती करें लेकिन उतनी ही करें जितनी व्यापारी जिंदा रह पाए। और उसी क्रम में देखिए कि सख्ती केंद्र सरकार का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसने इतनी सख्ती की कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी कि जीएसटी जो कोरोना में राहत देने की बजाय जो व्यापारियों के प्रतिष्ठान सीज कर रही थी, उनका लाइसेंस निरस्त कर रही थी और जीएसटी के लिए लगातार दबाव बना रही थी, उसमें हमारे फेडरेशनों ने और कई फेडरेशनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसका 8 तारीख को फैसला आया है, जिसका पूरे भारत के व्यापारी उसका हर्ष स्वागत कर रहे हैं कि 10% राशि आप जमा कराइए और आपको राहत मिलेगी और कोई भी जीएसटी का अधिकारी आपके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की सरकारों की सख्ती पे सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा। तो मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि सख्ती नहीं लगा के और अवेयरनेस जनता में फैलाएं और अवेयरनेस के माध्यम से जनता को अवेयर करें। इसमें साथ ही ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उद्योग जगत की भी आपको लगती है क्या धीरेन्द्र जी, कि जो लोग, जैसे बहुत सारी दुकानों पे हम जागरूकता देखते हैं, बहुत सारे उद्योग प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस की पालन इसलिए की जाती है कि कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं आ रहा, कहीं कोई कैमरा तो नहीं आ रहा, इस वजह से की जाती है। तो वो लोग भी अपनी तरफ से अगर जागरूकता दिखाते हैं, अगर अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में लोगों को रखते हैं, तो उनका भी योगदान होगा इसमें, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा साहब। लेकिन मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप बिल्कुल बाजार बंद कराने की बजाय अगर कोई व्यापारी वो आपके गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप 500, 1000, 2000 जो भी आप चालान रखें। जैसे दिल्ली में हम गए थे तो मेरा खुद का भी चालान हुआ था, एयरपोर्ट में घुस रहा था तो मैंने मास्क नहीं लगा रखा था, मेरा खुद का भी। लेकिन एक चालान से जनता को अवेयरनेस आएगी, एक थोड़ा डर बनेगा। लेकिन आप पूर्णतः रेस्टोरेंट, बाजार, फैक्ट्रियां बंद करा दोगे, उससे तो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, देखिए मैं हमारे साथी जो बैठे हैं ये 40 के, इनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसी कारण से जो इन्होंने आशंकाएं जताई हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है हमने। लॉकडाउन अगर जो हालात हैं आज जिस भयावह हैं, तो लॉकडाउन लगना कोई बड़ी बात नहीं थी और ये जस्टिफाइड भी होता, लेकिन लॉकडाउन ना लगे इसीलिए कदम उठाए गए। लेकिन सबको मिलकर के प्रतिष्ठानों को समय पर अपनी दुकानें बंद करें, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें मास्क लगा के ग्राहक आए या खुद लगा के बैठे, सैनिटाइजेशन करें, ये सारी पालना तो खुद को करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई अगर हम समझदार, हो रही है। अगर हम समझदार इंसान होते, हम का मतलब हम सब हैं, तो शायद 1 साल में हमारे कान पक गए हैं सुन करके। मास्क लगा कर रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं। हमको मतलब सपने में भी ये सुनाई दिया करता था आज से 6 महीने पहले, तो स्थितियाँ ये थी, लेकिन पालन कितना हो रहा है हम सब जानते हैं। पुनीत कर्नावट साहब, जो विकल्प सुझाए जा रहे हैं तकनीकी तौर पर और क्या बेहतर हो सकता है, डॉक्टर एम के गुप्ता भी अपनी राय देंगे अभी। क्या जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की बात आती है कि उसका दायरा 11 से सुबह 5, फिर 10 से 5 हुआ, अब होते होते 8 से 5 आ गया है, 6 से 6 चल रहा है कई शहरों में,
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जैसे अभी बात चल रही है लॉकडाउन को लेकर डर की, 1 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन की हम क्यों ना छुट्टी करें, ताकि कोरोना की जो बताई जाती है 14 घंटे की 18 घंटे की चेन होती है उसको तोड़ा जा सके। इसको मुझे लगता है कि उद्योग व्यापार जगत भी बियर कर सकता है। धीरेन्द्र सिंह राघव। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि संडे की तो अधिकतर छुट्टी रहती है, आप सैटरडे की भी कर दीजिए गवर्नमेंट की तरह। हाँ। तो सैटरडे संडे 2 दिन में आपके 48 घंटे में अगर कोई चक्कर टूटता है नियम कानून के हिसाब से, डॉक्टरों के हिसाब से, हाँ। तो वो वाजिब है। हाँ, लेकिन आप पूर्णतः अगर प्रतिष्ठान बंद करेंगे तो वो वाजिब आशंका नहीं है, उसकी कोई आशंका। बोलिए पुनीत किरण और बोलिए। सरकार को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवानी चाहिए। हाँ। जान है तो जहान है। और मैं व्यापार जगत की जो समस्या है, व्यापार जगत की जो चिंता है, उससे सहमति तो व्यक्त करता हूं, पर अगर परिस्थितियां बिगड़ेगी तो सभी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सेक्रीफाइस इसलिए भी करना पड़ेगा कि जब पूरी छूट दी गई तो सभी व्यापारिक क्षेत्रों के अंदर हमने देखा कि दुकानों के ऊपर काम करने वाले लोग, मैं नगर निगम से आता हूं, नगर निगम में हमने जब जब सख्ती करने की कोशिश की, जब जब चालान करने की कोशिश की, हमने लगातार फोन रिसीव किए कि अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अभी चालान नहीं करें। ये स्थितियां बिगड़ी है। तो जो आप कह रहे थे शर्मा साहब, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। जब हम सब जिम्मेदार हैं तो उसमें राजनेता भी है, सामान्य आदमी भी है, और व्यापारी और उद्योग जगत भी है। लेकिन स्थिति और नहीं बिगड़े, इसके लिए राज्य सरकार को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करानी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते भी आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर बिना भेदभाव के ये सारी कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया जाएगा तो हम उसमें सहयोगी के नाते खड़े नजर आएंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध या अंतर्द्वंद हमारे दिमाग में नहीं है। ठीक है। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, डॉक्टर एम के, अगर लॉकडाउन जिसके बारे में मना किया जा चुका है कि नहीं लगेगा, समझिए कि लगा भी दिया जाए, बहुत बुरी स्थितियां आगे छत्तीसगढ़ में लगा दिया गया, जैसे उस तरह से लॉकडाउन लगा भी दिया गया, तो पहले लॉकडाउन के बाद में कौन सा कोरोना खत्म हो गया? दूसरे लॉकडाउन के बाद में क्या गारंटी इस बात की कि तीसरी लहर नहीं आएगी? तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन तो इसका एक कारगर तरीका हो ही नहीं सकता। तो कोरोना की चेन तोड़ने के जो छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं, जिस पर अभी हमने बात की कि हम 1 दिन के बजाय 2 दिन की छुट्टी रखें वीकेंड्स में, तो शायद हो सकता है कि ये कमज़ोर पड़े। क्या इस तरह की कुछ और चीज़ें हो सकती हैं डॉक्टर एम के? देखिए, कोरोना के लिए अभी जो सबसे बेहतर चीज़ है वो एक तो जो योग्य लोग हैं वैक्सीन के, उनको अपने समय पे ही वैक्सीनेशन कराना है। दूसरा है जो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना है इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पहले वाला जो स्ट्रेन से इसमें जो कोरोना के है इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी एक परिवार में अगर है तो सारे लोगों को हो रहा है। पहले बच्चों को भी नहीं हो रहा था, अभी ये बच्चों में भी है। जो इसकी एज ग्रुप है वो भी काफी नीचे तक आ गई है, 20 साल 18 साल 22 साल के बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी ये आ रहा है। लेकिन वो एसिम्टोमेटिक होता है, वो एसिम्टोमेटिक सारे लोगों को फैला दिया जाता है। तो अगर अपने घर में किसी को भी फीवर है, चाहे हमें पता है कि वो फीवर हमारा रूटीन है या वायरल है या हमेशा होता है, आप उसको इग्नोर ना करें। उस आदमी को जिसको फीवर है उसको 3 दिन के लिए अलग से हो जाना चाहिए, आइसोलेट करें। अगर उसकी 3 दिन बाद में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसको तुरंत कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। अगर नेगेटिव आती है तब तो उसको साथ में रहना है, अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव है तो सभी लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करा के अपने को, जो पॉजिटिव है उनको अलग रह रहे हैं और जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, उनको अलग रहना चाहिए, ताकि हम इस चेन को तोड़ सके। ये सबसे बड़ी चीज है अभी जो फैल रहा है कोरोना में, वो एक घर में होता है और सारे लोगों को हो जाता है। विशेष रूप से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये सिम्टम कर देता है और वो सबसे ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिनके लिए हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अभी सबसे अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, या अभी जो उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो हम अगर अपने सही टाइम पे सही समय पे उसकी जांच करा लेते हैं, सही समय पे इलाज शुरू कर देंगे, तो हमें वो स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी जो हमने पहले नवंबर सितंबर में देखी है। अगर हम अपने आप को शुरू से ही प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इसको इग्नोर ना करें, सिम्टम्स को ये सोच के नहीं सोचे नहीं मेरा तो ये वायरल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 दिन बाद पता चला कि हम इससे पीड़ित हो गए, 5 लोगों को और कर दिया। दूसरी ये विशेष ध्यान दे। और तीसरी जो आप बता रहे हो कि लॉकडाउन करने से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीजों में, क्योंकि उससे जो आपने देखा पिछली बार भी हुआ, ऐसा कोई नहीं है। आपको खुद को समझना होगा, हर आदमी को अवेयर होना पड़ेगा, हर आदमी को सीरियस इस चीज को लेना पड़ेगा सिम्टम्स को लेके। और वीकेंड में 2 या 3 करने से भी इसका कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। कुल मिला के जो बात है वो है केवल सेल्फ का, कि आप कितने अवेयर है उसके बारे में, और सिम्टम्स को कितनी सिंसियरिटी से लेते हैं, कितना जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू कराते हैं, किसी तरह की गलत फहमी में नहीं रहे, किसी तरह का कि मेरे को नहीं हो सकता है, मैं तो पिछली बार भी ऐसे किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ, इस तरह की जो भ्रांतियां है लोगों के अंदर वो लोग
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वजह से कोरोना का काफी विस्तार हो जाता है। ठीक है, चलिए समय हो गया है। एक बात पर और ध्यान दिया जाना चाहिए कि एज का जो पुनीत कर्नावट साहब, स्वर्णिम चतुर्वेदी 60 साल फिर 45 साल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 साल के बाद भी रिलेक्टेंट हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर, जिनके दिमाग में तमाम तरह के रिजर्वेशन है, और ऐसे अधिसंख्य लोग हैं जो एज की वजह से अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। इस बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा जाना चाहिए और जल्द सोचा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।